सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम पत्र आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करूंगी। आदिकाल का नामकरण और पूर्वापद सीमा निर्धारण का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के विवादास्पद प्रश्नों में एक प्रमुख प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अनेक अधिकारी, लेखक, विद्वानों ने इस संबंध में अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। यहाँ हम विविध मतों के औचित्य का पर्यवेक्षण करके समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इस काल को आदि काल के नाम से पुकारा, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में वीर गाथाओं की प्रमुखता को ध्यान में रखकर इसे वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया। इनके नामकरण के संबंध में तीन बातें प्रमुख हैं। वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता, जैनों द्वारा रचित ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ घोषित करते हुए उन्हें रचनात्मक साहित्य की परिधि से निकाल देना, और सिद्ध तथा नाथों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य में स्थान न देना तथा प्रवृत्ति विशेष के अभाव में फुटकर दोहों को तुच्छ समझना। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल का नामकरण करते हुए इन रचनाओं का उल्लेख किया है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, खुमान रासो, विसल देव रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली प्रथम चार रचनाएं अपभ्रंश भाषा की हैं। इसलिए उन्हें वीर गाथात्मक प्रवृत्ति के लिए हिंदी में स्वीकृत करना असंगत है। वैसे शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्रकृति भाषा हिंदी कहकर संगति बैठाने का प्रयत्न किया है। ऐसी स्थिति में कालिदास की रचनाओं को भी हिंदी में स्थान देना पड़ेगा। अपभ्रंश साहित्य को बलात् हिंदी में समेट लेना हितकर नहीं है। हमीर रासो और विजयपाल रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है। जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका ग्रंथ नोटिस मात्र हैं। पुस्तक प्राप्ति के अभाव में इनके संबंध में कुछ कहना सही नहीं है। पृथ्वीराज रासो अर्ध ऐतिहासिक रचना है। खुसरो की पहेलियों में आरंभिक हिंदी का स्वरूप अवश्य मिल जाता है, लेकिन उसमें वीर गाथाओं की कोई भी प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती। विद्यापति रचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति तो है, किंतु विद्यापति बाद के कवि हैं। इन्हें वीर गाथात्मक प्रवृत्ति के कारण 83 वर्ष पूर्व इस काल में समेटना उचित नहीं लगता। वैसे भी विद्यापति चंद बरदाई के साथी नहीं है। प्रत्युत, सूर, तुलसी और बिहारी की कक्षा में आते हैं।
निष्कर्षतः शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीरगथा काल नाम दिया है, उनकी यह धारणा आज के नवीन अनुसंधानों के सामने बिल्कुल ध्वस्त हो चली है। आचार्य शुक्ल का इस संदर्भ में निजी असंतोष इन पंक्तियों में मिल जाता है। इसी संक्षिप्त सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथाओं का परिचय देते हुए कहा है, इस काल के अधिकांश कवि चारण थे। संभव है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को इसी आधार पर चारण काल कहा है। वैसे इस काल के सीमा के अंतर्गत अपने इतिहास में वर्मा जी ने किसी चारण कृति का उल्लेख तक नहीं किया है। इतना ही नहीं, विवेच्य काल की सीमा में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियों का दर्शन होता है, केवल चारणों का नहीं। इसीलिए इस काल को चारण काल कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। राहुल जी ने प्रस्तुत काल को सिद्ध सामंत युग के नाम से अभिहित किया है। उन्हें इस काल में सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति सुनाई पड़ी है। राहुल जी के इस नामकरण से लौकिक रस से अनुप्राणित अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं का कुछ भी आभास नहीं मिलता है। राहुल जी ने भी पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही कह दिया है, जो कि भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में इस काल को सिद्ध सामंत काल कहना निराधार सा लगता है। इस दिशा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयास कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत काल के साहित्य को आदि काल कहा है। किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल के नामकरण को आचार्य द्विवेदी ने अनुपयुक्त ठहराया है और अंततः घूम फिरकर इस काल को आदि काल के नाम से पुकारा है। आदि काल नाम भी उस समूह के साहित्य के लिए सर्वथा निर्भ्रांत एवं नितांत उपयुक्त नहीं है। फिर भी इसे प्रारंभिक काल के बदले आदि काल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इसका नोट्स पीडीएफ में मिलेगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें।